हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे महिला पर्यवेक्षक 2026 के बारे में। अपना एक क्विक रिवीजन चल रहा था। आज अपन इस क्लास के अंदर से देखने वाले हैं साथियों, दैनिक विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपके सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो साथियों उसमें यही लिखा गया है कि दैनिक विज्ञान। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर बात करूँ तो साथियों मैं यहाँ पर से 50 MCQs करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर से मैंने लिखा कि ये कर लो, काफ़ी है। तो देखो साथियों, अगर बात करते हैं तो जो अधीनस्थ बोर्ड है वो आपको आपके एग्जाम में सवाल दे दे 2 साइंस के या फिर 10 दे दे, इतने भी दे सकता है। तो उसका कोई उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रहा कि वो कितने सवाल कितने क्या क्या देगा, ठीक है। पर मैंने प्रयास किया कि साथियों ये 50 MCQs हैं, ये एक जो एवरीडे साइंस होती है उसके अंदर से बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं। तो आपको आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएगा इसके अंदर से। पर मैं ये फेक दावा नहीं करता कि हूबहू छपने को देखने को मिलेगा, नहीं, हूबहू सवाल नहीं मिलेगा। लेकिन जो साइंस का सवाल आएगा वो आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएगा और वो आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है मेरे साथी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में कौन कौन सा सवाल दे रखा है तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो। जैसे आपको वीडियो मिले ना तो आपका काम यही बनता है साथियों कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो नए लोग जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई पैसे लगते नहीं हैं, बस ये काम कर दिया करो, बस इतना ही मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दिया करो, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ भी कमी रहती है तो उसको भी मैं दूर करने को प्रयास करूँगा। तो साथियों सवाल दे रखा है, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोले तो साथियों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी। तो साथियों याद रखना, समय आता है कब का, 1924-25 का समय आता है। कब का समय आता है, 1924-25 का समय आता है। तो साथियों नाम आता है सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की जाती है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने बोस की अवधारणा का समर्थन किया था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं एरिक कर्नेल के बारे में बात करता हूँ। एरिक कर्नेल के साथियों यहाँ पर से याद रखना, एरिक कर्नेल ने क्या किया था, 1995 का समय आता है। कब का समय आता है, 1995 का समय आता है। 1995 में साथियों कार्ल वेमेन के साथ में मिलकर साथियों इन्होंने क्या किया, गैस को ठंडा कर पहली बार कौन सी बोस आइंस्टीन कंडीशन की प्राप्त की थी, मतलब कि साथियों BEC पहली बार प्राप्त किया था, याद रखना है। और जे थॉमसन को आप सभी जानते हो। तो साथियों जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। पहला दे रखा है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ड्यूटेरियम भारी जल का निर्माण करता है साथियों, जिसका उपयोग नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में होता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है, ठीक है। ये बात भी ठीक आती है, दूसरा सही है, पहला सही, दोनों ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा साथियों यहाँ पर से, दूसरा दे रखा टाइट्रियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यहाँ पर से लिख रखा क्या है, भिन्न लिख रखा है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है तो ये गलत लगा दो। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, धातुओं और उनके प्रमुख अयस्कों की सूची 1 सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। पहले बात करते हैं साथियों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है, इसका जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है साथियों, बॉक्साइड होता है। दूसरे वाला मिला दो भाई। लोहे के बारे में बात करें तो हेमेटाइट मिला देना, ये लो भाई। शीशे के बारे में अगर बात करते हैं तो शीशा आपको गेलेना देखने को मिलेगा, ये लो। तांबा कॉपर पायराइटिस का यहाँ पर से अयस्क देखने को मिल जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इस सवाल को आपके पेपर में छप सकता है। तो साथियों विडाल है, इसके बारे में अगर बात करते हैं देखो साथियों तो याद रखना ये टाइफाइड बुखार के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। और बात करें तो साथियों ये है टाइफाइड बुखार के लिए तो है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी की पुष्टि करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं साथियों एड्स के लिए साथियों कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखना एलिसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ELISA ये टेस्ट होता है, याद रखना है। डेंगू के बारे में अगर बात करें तो साथियों यह है एंडीज मच्छर से फैलता है, याद रखना। इसमें से क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती है। मलेरिया के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसकी पुष्टि होती है वो रैपिड टेस्ट या फिर ब्लड स्मीयर से होती है, याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चारों याद रख लेना, ऑप्शन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है।
सबसे पहले अगर बात करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, बात ठीक आती है, एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये बात साथियों गलत आती है। तो फिर इसमें होता क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब कि इसमें से निकलती है। दूसरा बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, बात ठीक आती है। पहला सही है और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। अगर बात करें देखो साथियों यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद जुड़ते हैं और उदासीकरण अभिक्रिया में साथियों अम्ल क्षार के लवण है वो जल के साथ जल बनाता है, याद रखना है। लेकिन यहाँ पर से जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो साथियों ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि मेन रूप से अगर बात करते हैं अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेनिन कहा जाता है। अब यहाँ पर से साथियों क्या होता है, देखो इसके बारे में अगर बात करते हैं, दूध की केसिन प्रोटीन पर साथियों क्रिया कर दूध को दही में बदलने का जो कार्य करता है वो रेनिन एंजाइम करता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं फिर पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन याद रखना साथियों ये पेट में क्या करता है साथियों, पेट में प्रोटीन का पाचन करता है, पेट में प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लाइपेज के बारे में, तो साथियों लाइपेज क्या करता है साथियों, वसा का पाचन करता है, क्या करता है, वसा का पाचन करता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जाइमेज के बारे में बात करते हैं, तो जाइमेज क्या करता है साथियों, याद रखना ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है, याद रखना है। किसको करेगा साथियों, याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज को किस में करेगा साथियों, एथिल अल्कोहल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, शराब में चेंज करता है, एथिल अल्कोहल में ये चेंज करता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि कार्बन के अपरूपों के संदर्भ में दिए गए कथनों को अपने को पढ़ना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन सा दे रखा है कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और विद्युत का कुचालक होता है, बात ठीक आती है। ग्रेफाइट मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है, ये बात भी ठीक आती है। फुलरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना C60 बनाते हैं, ये बात भी ठीक है, ठीक है। एक बात और याद रख, जो हीरा होता है इस हीरे के अंदर से साथियों एक संकर्ण पाया जाता है जिसका नाम होता है sp3, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बात हो रही है साथियों। यहाँ पर से ग्रेफाइट में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है, लाला कौन सा होता है, sp2 होता है, लेकिन यहाँ पर से sp3 बता रखा, तो ये बात गलत आती है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, ठीक है। तो ये तीसरा चौथा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक बहुलक और उनके एकलकों या फिर मोनोमर्स को मिलाना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। एक तरफ आपको बहुलक दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके मोनोमर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं देखो साथियों पॉलीथीन एथीन के बारे में बाता गया, पॉलीथीन के बारे में पूछा गया, तो साथियों पॉलीथीन के अंदर से एथीन को मिला देना। पीवीसी के अंदर से बात करें तो साथियों वाइनिल क्लोराइड से आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। टेफ्लॉन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से कौन सा टेट्रा फ्लोरोएथीन आपको देखने लीन मिलेगा, ये लो भाई। और प्राकृतिक रबड़ है, या आइसोप्रीन का बहुलक होता है, एकलक होता है, तो ये यहाँ से इसको मैच करा दो। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क सेल एक तरह का है, तो साथियों शुष्क सेल क्या होता है, तो साथियों शुष्क सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो एक प्राइमरी सेल होता है, याद रखना है। शुष्क सेल या फिर ड्राई सेल एक प्राथमिक सेल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में उसको दोबारा से यूज नहीं लिया जा सकता है, याद रखना है। अब जो सेकेंडरी सेल होता है साथियों, तो सेकेंडरी सेल को अपन क्या कर सकते हैं, बैटरी होती है, उस बैटरी को जैसे वो चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज हो जाती है, उसको फोन को दोबारा से आप चार्ज कर लेते हो, तो ये सेकेंडरी सेल का उदाहरण देखने को मिलेगा। अब सपोज करो पुराने ज़माने में एक ऐसी सी टॉर्च आती थी ना ऐसी, उसमें से क्या डलते थे, सेल डलते थे, ठीक है, निप्पो वाले सेल डलते थे। उसको एक बार यूज में ले लिया तो बाद में क्या करते थे, उनको फेंक देते थे ना, बस वही काम होता है प्राइमरी सेल का, वही उसको ही प्राइमरी सेल बोला जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल मैंने बता दिया, इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, जैसे अपने मोबाइल की बैटरी होती है उसमें सेकेंडरी सेल का यूज होता है। दूसरा बात करते हैं लेड एसिड
सेल के बारे में बात करते हैं। लेड एसिड सेल के अंदर से क्या होता है साथियों, यह एक प्रकार का द्योतक सेल होता है जो वाहनों में प्रयुक्त होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं निकल आयरन सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी साथियों एक सेकेंडरी सेल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक के बीच में क्या संबंध है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि ओम के नियम और प्रतिरोधों के बारे में कथनों की जांच करनी है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ओम के नियम के अनुसार नियत ताप V समानुपाती I होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है कि मैन रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से दे रखा है कि प्रतिरोध की लंबाई समानुपाती होती है, याद रखना। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बात ठीक आती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो साथियों याद रखना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/a आपको देखने को मिलता है। अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात गलत आती है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट में कहा गया कि ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों याद रखना ट्रांसफॉर्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें से एक कुंडली में धारा परिवर्तन से दूसरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं स्वप्रेरण। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में अगर बात करें तो साथियों इस प्रकार का जनरेटर या चौक कुंडली काम करते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो साथियों फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, ये यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त होता है, याद रखना है। पास्कल का नियम आपको पता है साथियों, ये दाब से संबंधित है, याद रखना है। और ये फिजिक्स का नियम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों के प्रकारों को उनके उदाहरणों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें लाला तो देखो कौन कौन सा देखने को मिलेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं साथियों, इसमें से कौन कौन सा देखने को मिलेगा। इस उदाहरण के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो अनुचुंबक के अंदर से आएगा प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और सोडियम, ये सारे के सारे अनुचुंबकीय हैं, ये लो भाई। प्रतिचुंबकीय के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय में कौन कौन सा आएगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सोना, चांदी, पारा, ठीक है। और लोहा चुंबकीय तो कौन सा आएगा, लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना भौतिक परिवर्तन के अंदर से क्या होता है कि साथियों उसकी मैन रूप से अगर बात करें तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सपोज करो आपके पास में से पानी है, पानी को आपने उबाल दिया, वो भाप में बदला, भाप को आपने इकट्ठा किया, बाद में पानी बदल गया, मतलब सीधी सी बात है, उसको वापस आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साथियों रासायनिक परिवर्तन में एक बार चेंज हो गया तो वो उसकी वापस वाली जो कंडीशन है उसमें वो नहीं आ जाता। जैसे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, चांदी का काला होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना भी साथियों के रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के संदर्भ में कथनों की जांच करनी है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। पहला दे रखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अवलंब से दूर हटता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों दूसरा कौन सा दे रखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का विरल से संघन माध्यम में जाना आवश्यक होता है, ये बात साथियों गलत आती है, ठीक है। गलत क्यों आती है तो साथियों याद रखना ये संघन से विरल में जाता है, याद रखना है, तो ये बात गलत आती है। तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मानव नेत्र में वह बिंदु जहाँ रेटिना पर बना प्रतिबिंब सदैव स्पष्ट दिखाई देता है क्या कहलाता है, उसको अपने को पूछा है। तो साथियों उसको अपन क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पित्त बिंदु या फिर मैक्युला ल्यूटिडिया या फिर अपन बोल सकते हैं साथियों कोई फोविया सेंट्रलिस पर बनता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं साथियों अंध बिंदु के बारे में अगर बात करते हैं, अंध बिंदु यहाँ कोई दृष्टि नहीं होती क्योंकि यहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं पुतली के बारे में, तो साथियों पुतली है क्या करेगी, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, याद रखना है। और कॉर्निया के बारे में अगर बात करें तो साथियों यह नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरदृष्टि दोष
के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया और इसको अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं, आपके पेपर में 100% छपने वाला है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों याद रखना, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि साथियों पास की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती हैं और उसके ठीक करने के लिए साथियों क्या करता है, अभिसारी या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अवतल लेंस। तो साथियों यहाँ पर से क्या होगा, ये निकट के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है साथियों, निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है, याद रखना है। किसके लिए होगा साथियों, याद रखना निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, द्विफोक्सी लेंस के बारे में। तो साथियों इसका जो प्रयोग होता है वो नाम आता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। कौन सा आता है साथियों, जरा दृष्टि दोष के इसका प्रयोग होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं बेलनाकार लेंस। तो साथियों दृष्टि वैमनस्य में इसका काम आता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना जो ऑपरेशन फ्लड है ये डेयरी क्षेत्र से संबंधित था, जिसे साथियों श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। हरित क्रांति के बारे में अगर बात करें तो साथियों कृषि और खाद्यान्न जिसमें से गेहूं चावल से जुड़ी हुई है, याद रखना है। और गुलाबी क्रांति के बारे में अगर बात करते हैं तो साथियों ये झींगा मछली और प्याज उत्पादन से जुड़ी हुई है, याद रखना है। श्वेत क्रांति के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये ऑपरेशन फ्लड आ गया, जिसमें से दुग्ध और डेयरी विकास से भी संबंधित देखने को मिलेगी। आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें तो साथियों इसमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाव से संबंधित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विचार करना है, अच्छा सवाल है। बात करते हैं इसके बारे में कौन कौन सा सही है। पहला दे रखा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा दे रखा कि मानव हृदय का एक पेशी अंग है जिसकी उत्पत्ति नाम आता है साथियों एडोडर्म से होती है, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो एडोडर्म से तो नहीं होती है। नाम कौन सा आता है साथियों, नाम आता है मेसोड्रम। कौन सा नाम आता है, मेसोड्रम से होती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं हृदय के दाएं भाग से हमेशा अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, बात ठीक आती है। धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, ये बात भी ठीक आती है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि रक्त कणिकाएं और उनके कार्यों को सुमेलित करना है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, छप सकता है, उसको अपन इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं आरबीसी के बारे में, आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं डब्ल्यूबीसी होती है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें से रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, ये लो। तो यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं माता पिता के रक्त समूह क्रम से ए और बी होने पर उनकी संतान में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या होता है कि ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, यानी कि संभावना आपको देखने को मिल जाती है। और इन चारों के साथियों कितनी 25% की संभावना रहती है, याद रखना है। ठीक है, इसमें से संतान प्राप्त होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। बात करते हैं देखो साथियों विटामिन ए, जिसको अपन क्या कर सकते हैं रेटिनॉल की कमी से साथियों रतौंदी या फिर अपन बोल सकते हैं कि जीरोफ्लेक्सीमिया होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बात ठीक आती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये बात भी ठीक आता है। तीनों सही हैं साथियों, तो याद रखना या आपका जो सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। बात करें साथियों विटामिन ए से आँखों का रोग आता है रतौंदी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा उसके बारे में अपने को देखना है। विटामिन सी की कमी से अगर बात करते हैं तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बेरी रोग। ठीक है, सॉरी बेरी नहीं, स्कर्वी लगाना यहाँ पर। ठीक है, और बात कर लेते हैं जैसे गाइटर के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से गाइटर है ये आयोडीन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है साथियों, आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना है, आयोडीन की कमी से होता है।
दूसरा बात करते हैं स्कर्वी, तो स्कर्वी आपको सबको पता है साथियों, ये विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखना है। इसको एक नाम और याद रखना, जिसका अपन बोल सकते हैं कौन सा, एस्कॉर्बिक, अपन इसको बोल सकते हैं, कौन सा बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसको कहते हैं, याद रखना। इसका दूसरा नाम आपसे ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं बेरी बेरी, तो साथियों ये बेरी बेरी तो B1 से होता है, किससे होता है, बेरी बेरी, या फिर अपन बोल सकते हैं थायमिन, क्या बोल सकते हैं साथियों, थायमिन से होता है, ये लो है। दूसरा बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, अगर बात करते हैं तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों और उनके रोग जनकों का मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं टीबी के बारे में, तो साथियों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। हैजा के बारे में अगर बात करें तो विब्रियो कोलेरा देखने को मिलेगा, तो कौन सा है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टिटनेस, टिटनेस के अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, क्लास्ट्रीडियम टिटनी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डिप्थीरिया, तो यहाँ पर से कौन सा बचता है, ए के बचता है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो यहाँ से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो याद रखना यहाँ पर से देखो आपको थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है, तो याद रखना उद्यान मटर का इसका प्रयोग किया गया था। दूसरा बात करते हैं ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर, तो साथियों इसमें से कौन सा नाम आता है, एक आता है कौन सा, TH, कौन सा नाम आता है साथियों, यहाँ पर से TH मॉर्गन ने इस पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा कौन सा था यहाँ पर से, दूसरा दे रखा कि आनुवांशिकी के नियमों के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि पृथक्करण का जो नियम है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी गलत है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम हमेशा सत्य है होता है और इसका कोई अपवाद नहीं है, ये बात एकदम गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो याद रखना इसके बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमेशा सत्य नहीं होता, इसमें से सहलगनता देखने को मिल जाती है, तो याद रखना है गलत आती है। दूसरा बात करते हैं देखो ये उसमें अपवाद आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, तो ये सहलगनता स्वतंत्र अपव्यय का नियम का एक प्रमुख अपवाद है, ये बात भी ठीक आती है। पहला दूसरा दोनों सही, पहला तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों DNA की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से अगर बात करें तो DNA का जो प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल है वो 1953 की बात आती है, कब की बात आती है, 1953 की बात आती है, जिसमें से नाम आता है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो वाटसन क्रिक आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, याद रखना है। और बात कर लेते हैं जैसे हरगोविंद खुराना, तो साथियों हरगोविंद खुराना इन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जोहानसन, तो साथियों इन्होंने जीन शब्द गढ़ा था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं दूसरा कौन सा था, फ्रेडरिक मिसर, तो इन्होंने क्या किया था साथियों, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तावित किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों नाम याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों जो प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत का वैज्ञानिक का नाम आता है फ्रांसिस क्रिक, आपको देखने को मिलेगा जो 1957 और 58 के द्वारा यहाँ पर से दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है कि साथियों आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। मॉर्गन के बारे में अगर बात करें तो साथियों आनुवंशिकी के यहाँ पर से अगर बात करें तो प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, याद रखना है। जिन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला पर कार्य किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ग्रिफिथ के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग यहाँ पर से इनके द्वारा किया गया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं देखो साथियों जैव प्रौद्योगिकी में RDNA तकनीक के बारे में कथनों की जांच करनी है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। ठीक है, पहला बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का आविष्कार है वो केरी मुलिक्स ने किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, तो यह बात साथियों यहाँ पर से बात क्या आती है, गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों नहीं ये बात भी ठीक है, पहला सही है, इसको आणविक कैंची कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका है साथियों लाइगेज एंजाइम का उपयोग वो DNA खंडों को काटने में प्रयोग होता है, काटने में थोड़ी होता है, ये तो जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर से होता है, जोड़ने में। ठीक है, याद रखना साथियों इसको, जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं प्लाज्मिड एक मुख्य क्लोनिंग वेक्टर है, ये बात ठीक आती है। पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं
आनुवंशिक रोगों और उनके प्रभावित गुणसूत्रों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम साथियों ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइमोसी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है साथियों, टर्नर सिंड्रोम में अक्स ओ अवस्था होती है, याद रखना है, ठीक है, मतलब कि महिलाओं में अक्स गुणसूत्र की कमी आपको देखने को मिलती है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये साथियों पुरुषों में अतिरिक्त अक्स गुणसूत्र आपको देखने को मिल जाता है, तो ये इससे मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गोल्डन राइस किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो साथियों याद रखना गोल्डन राइस में साथियों किस विटामिन की जो प्रचुरता होती है, इसमें से साथियों बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है। विटामिन डी आपको सबको पता है साथियों, क्या से देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर से कि जो सूर्य का प्रकाश उससे मिलता है। विटामिन सी आपको पता है कि खट्टे फलों से मिलता है, याद रखना। विटामिन ए आपको पता है क्या, बीटा कैरोटीन आपको देखने को मिलेगा। और विटामिन के है साथियों, ये रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं डोली बेड के बारे में। डोली बेड के क्लोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपन को देखना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा है, डोली दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका निर्माण सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक पर किया गया था, ये बात भी ठीक आती है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं डोली का निर्माण भारत में NDRI करनाल में किया गया था। तो यहाँ पर से थोड़ी किया गया था, स्कॉटलैंड में किया गया था, करनाल में किया गया था, भैंस का क्लोन किया गया था। किसका, भैंस का क्लोन किया गया था, याद रखना है। तो यहाँ पर से बात गलत आती है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों ये श्रीहरिकोटा में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। तो साथियों बेंगलुरु में यहाँ इसरो का मुख्यालय है, याद रखना है। हैदराबाद के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से हैदराबाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपको देखने को मिलता है। तिरुवनंतपुरम के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के अंतरिक्ष मिशनों और उनके प्रक्षेपणों वर्षों का मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्यभट्ट 1975, याद रखना है, ये लो भाई। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट है साथियों 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया है, ये लो भाई। मंगलयान फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो 5 नवंबर 2013 आपको याद रखना है, ये लो भाई। चंद्रयान 3 के बारे में अगर बात करें तो 14 जुलाई 2023 आपको याद रखना है, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं PSLV का पूर्ण रूप क्या है जिसे इसरो द्वारा वर्क हॉर्स कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना इसको अपन क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों PSLV का जो अर्थ होता है वो आपको पता चलेगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जिसे साथियों भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण मिशन होते हैं, जिसमें से चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें से आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा तरह की पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करते हैं इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दे रखा साथियों NG टेंसले ने किया था, ये बात साथियों गलत आती है। तो फिर किसने किया था, तो याद रखना इसका नाम आता है कौन, EH हेक्ले। क्या नाम आता है साथियों, EH नाम आता है, कौन सा, EH नाम आपको देखने का याद रखना है, हेक्ल, EH हेक्ल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, याद रखना है। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बात ठीक आती है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये बात भी ठीक आती है, याद रखना। दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेज किन दो जीवों की का सहजीवी है जो का संबंध है जो वायु प्रदूषण विशेषकर साथियों SO2 के अच्छे सूचक हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना लाइकेज सवाल है, ये स्वपोषी और कवक परपोषी सहजीवी का संबंध आपको देखने को मिलेगा और वायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिसमें से प्रदूषक सूचक के ऊपर सामान्य विज्ञान का हिसाब आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा, याद रखना है, शैवाल और कवक का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों दूसरा तरीका DNA से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया को पहचान करनी है। तो सीधी सी बात आ जाती है साथियों यहाँ पर से कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, DNA से RNA बनाने का जो अनुलेखन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा, उसके बारे में पढ़ने को देखना है। पहले DNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ये mRNA में चेंज होगा, फिर ये mRNA से साथ ट्रांसलेशन के अंदर से प्रोटीन का निर्माण होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं, वायु और जल प्रदूषण के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, कौन कौन सा सही है, वो दे रखा कि मीना माता रोग है, वो पारे की अधिकता के कारण होता है, बात ठीक आती है। दूसरा देखता है कि इटाई इटाई रोग है, वो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, बात ठीक आती है। बलू बेबी सिंड्रोम है, वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ये बात भी ठीक आती है। BOD जल प्रदूषण पर जैव कचरे मापक है, ये बात भी ठीक आ जाती है। तो साथियों यहाँ पर से चारों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि क्रांतियों और उनके क्षेत्रों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सीधी सी बात आ गई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है कि हरित क्रांति जहाँ पर से दिख गई वहाँ पर से गेहूँ कृषि वाले मिला दो, ये लो भाई। श्वेत क्रांति के बारे में बात करें, दूध से संबंधित देखने को मिलेगी, ये लो भाई। नीली क्रांति के बारे में अगर बात करें तो मत्स्य आ गया। गोल क्रांति आलू से आ गई, ये इस प्रकार से मिला सकते हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशम कीट पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसमें से क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखना है। कच्चे रेशम के उत्पादन को रेशम के कीट का पालन आपको सेरीकल्चर कराता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं एपीकल्चर, ये मधुमक्खी आपको देखने को मिलेगा कि मधुमक्खी पालन होता है, उसको कहा जाता है। सेरीकल्चर आपको पता। पीसीकल्चर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि मत्स्य या फिर मछली पालन को कहा जाता है। और वर्मी कल्चर मेरे भाई क्या कहते हैं, उसको अपन केचुआ पालन कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तीनों चारों याद रख लेना। मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर से एपीकल्चर है, ये मधुमक्खी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मधुमक्खी से संबंधित याद रखना है। सेरीकल्चर आपको याद होगा। दूसरा बात करते हैं पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर ये मछली से याद रखना है। ठीक है, ये मछली से आ गया। वर्मी कल्चर साथियों ये केचुए से आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मानव पाचन और श्वसन तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिसमें से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, बात ठीक आती है। पाचन की प्रक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, बात ठीक आती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो देखो जो पारा है ना, ये आपको क्षारीय धातु नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखो साथियों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, ये आवर्त सारणी के समूह 1 की क्षार धातु हैं। और जो पारा है साथियों एक संक्रमण धातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है बस। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, थोड़ा सा और मैं बता दूंगा इनके बारे में। तो यहाँ पर जो सोडियम का जो चिन्ह होता है वो Na होता है, याद रखना। अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, याद रखना है। पोटेशियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो K होता है, याद रखना है। ठीक है, और यह समूह 1 की क्षार धातु है, ये भी याद रखना है। और जो पारा होता है इसका जो साइन होता है वो Hg होता है, याद रखना है साथियों। और ये क्षार धातु नहीं है, बल्कि साथियों ये डी ब्लॉक का तत्व आपको देखने को मिल जाता है। और साथियों लिथियम बता रखा, तो लिथियम में सबसे हल्की क्षार धातु है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, जिसका जो साइन होता है वो Li आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बारे में थोड़ा सा लिख लेना। जो लिथियम होता है वो सबसे हल्की क्षार धातु है, याद रखना है। क्या लिखोगे साथियों, सबसे हल्की क्षार धातु है, याद रखना है, क्षार धातु। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रंथि अंग और उनके श्रावण या फिर रोग का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें अग्नाशय बताया गया, तो अग्नाशय साथियों इंसुलिन और मधुमेह देखने को मिलेगा, ये लो भाई। लीवर के बारे में अगर बात करें तो लीवर के अंदर से क्या होता है साथियों, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो देखो लीवर की जो खराबी से साथियों पीलिया होता है, ये लो भाई। थायराइड में शायद तो आपको कौन सा आएगा, घेंगा गाइटर देखने को मिलेगा, ये लो भाई। इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर से CO2 का जो सर्वाधिक योगदान आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। इसमें से कौन सा आएगा, CO2, जो 60% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मीथेन का मिलेगा। मीथेन का कितना परसेंट, 20% योगदान इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में, तो साथियों इसका योगदान है वो 14% आपको देखने को मिलेगा। 14% यह ओजोन क्षरण में भी काम करता है, याद रखना है। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो साथियों 6% आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव रोगों के संदर्भ में विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कि मलेरिया है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनोफ्रीज मच्छर
है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, डेंगू एक वायरस जनित रोग है जो एंडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है और उसमें से प्लेटलेट्स कम होती हैं, हो जाते हैं, बात भी ठीक है। दाद एक कवक जनित रोग है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जीव किसानों का मित्र और वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग माना जाता है? तो साथियों केचुआ माना जाता है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट याद रखा कि उत्क्रमण या अभिक्रिया हेतु सही कथन बताना है। तो पहला बात करते हैं, उत्प्रेरक अगर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, नहीं भाई, उत्प्रेरक है वो अग्र और पश्चिम दोनों में करता है काम, ये बात गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर आप दूसरा सही रहेगा, डी बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर देखा गया था? तो याद रखना गेहूं पर देखा गया था, याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है, फसलों और उनके वैज्ञानिक नामों के साथ में सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। चावल के बारे में अगर बात करें तो चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं गेहूं का, तो गेहूं का टिट्रिकम एसिडियम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से ये लो भाई। मक्का के बारे में बात करें तो जियामेज आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और सरसों के बारे में बात करें तो बेसिका प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। इस प्रकार से साथियों आपके जो साइंस के सवाल हैं वो 50 यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने प्रयास किया कि साथियों सारे के सारे टॉपिकों के अंदर से आपको गो थ्रू किया जाए, जिससे आपको यहाँ पर से 50 MCQs देखने को मिले हैं और इन्हीं में से साथियों आपको सवाल देखने को मिल जाएगा आपके पेपर के अंदर से। और साथियों एक बात और याद रखना, वुमेन सुपरवाइजर की 2026 की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाकर देख लेना साथियों। उसको आपको क्या करना है, 2x में देखना है। मेरे को ना तो ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ना ही मेरे को वास्ट टाइम चाहिए, आपके पास में समय कम है, उस समय का सदुपयोग करते हुए साथियों आपको क्या करना है, उस जो प्लेलिस्ट को आपको 2x में देखना है, आपका कल्याण आराम से हो जाएगा। और एक PDF फाइल मैंने शेयर किया, टेलीग्राम पर जाकर देख लेना साथियों। उसमें से जो मैथ के फॉर्मूले हैं, आपके जो टॉपिक दे रखे हैं, उसकी मैथ के फॉर्मूलों की मैंने वहाँ पर से PDF शेयर की है, जाकर देख लेना। 4-5 पेज हैं, उस जो मतलब पेज हैं उन पेजों को थोड़ा सा रट लेना, उसी के अंदर से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। अब साथियों आपके साथ में एक क्लास और आएगी, जो B पार्ट है ना, उस B पार्ट के 100 MCQs बचे हुए हैं। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे थे साथियों, ये 100 MCQs मैं करवा देता हूँ, बाद में साथियों आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश को मैं वैसे ही बेवफा मानता हूँ, इंग्लिश वाली क्लास नहीं आएगी, बार बार कमेंट मत करो। इंग्लिश का आपको साथियों मैं कल तक या फिर आज शाम तक या फिर आज रात तक साथियों उसका एक PDF फाइल पर शॉर्ट नोट्स कर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसके नियमों को पढ़ लेना और उसमें से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।